as we are learning about power sharing chapter in 10th class. What we have to learn about is first is power sharing. What is called power sharing? पावर शेयरिंग उसको कहते हैं जब हम पावर को डिवाइड करते हैं, और पावर को किस तरीके से डिवाइड करते हैं उसका एग्जांपल हमने 9th में पढ़ा है। 9th में हमने पावर को डिफरेंट तरीके से डिवाइड करने का तरीका है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि ये विल ऑफ द पीपल है, और विल ऑफ द पीपल उसी वक्त होगा जब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर को डिवाइड किया जाए। तो डेमोक्रेसी में 9th में हमने पढ़ा है कि पावर को डिवाइड करने का 3 सेंटर है जिसमें हमने पावर को डिवाइड किया है। पहला लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। लेकिन यहाँ पे हमको पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल जो है वो दूसरे कंसेप्ट के तर्ज पे पढ़ना है, और इसमें हम 2 कंट्रीज़ का जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेल्जियम का और श्रीलंका का, कि बेल्जियम और श्रीलंका ने अपनी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी को कैसे सॉल्व किया। उनकी कंट्रीज़ के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन था उनका वो बहुत डाइवर्स था, डिफरेंट रिलीजियस और डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग साथ साथ रहते थे, और इस बीच उन्होंने पावर शेयरिंग को कैसे डील किया, किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ मर्ज किया और किस तरह से उनकी विशेस के साथ एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, और इसमें हम देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर 3 तरह का एथनिक कंपोजिशन है। एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 3 मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग बेल्जियम के अंदर रहते हैं, और उसमें जो है 59% जो है डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो है जर्मन बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के इशू को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए बेल्जियम जो है कोशिश कर रहा है, और 3 तरह के डाइवर्स लोग हैं, जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, और इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम श्रीलंका का पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो ये तमाम चीज़ें हैं इसको आप नोट कीजिए। ओके, now we are learning the example of another country that we have is Sri Lanka. Sri Lanka is actually sharing border with India through the southern coast, and we have a state Tamil Nadu that is actually have a border with Sri Lanka. Sri Lanka is a very small country having 2 crore population, but it's have also linguistic and ethnic diversities. Sri Lanka के अंदर भी जो है इथनिक कंपोजिशन अलग अलग है। सिन्हाना बोलने वाले जो है 74% हैं, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, और बाकी जो 18% है वो तमिल हैं। तमिल में हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं। सिन्हाली जो वो बोलते हैं वो बुद्धिस्ट हैं। और श्रीलंका के अंदर भी हमारे पास इथनिक डाइवर्सिटी भी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है। बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स में, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में किस तरीके से पावर को शेयर किया गया है, और उस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी में कोई मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप पे हावी हो जाता है, या दोनों मिल के एक ऐसा सेंसस क्रिएट करते हैं जिससे दोनों मिल के रह सकें। तो पावर शेयरिंग इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है, और इस चैप्टर में हम दोनों कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेके ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पावर जो है डिवाइड होना चाहिए बिटवीन मेजॉरिटी एंड बिटवीन माइनॉरिटी। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस नहीं है, ये लिंग्विस्टिक भी हो सकती है। ज़बान की बुनियाद पे भी लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हो सकते हैं, मज़हब की बुनियाद पे भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हो सकते हैं, और दोनों का हम एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे। श्रीलंका में हमने देखा था कि बहुत हद तक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, चूँकि रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है बिटवीन बुद्धिस्ट एंड डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। 1956 में श्रीलंका में एक लॉ पास किया जाता है। उस लॉ के तहत सिन्हालीज़ को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है, जिसकी वजह से, और तमिल को लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिलता है, जिससे जो डिफरेंट तमिल ग्रुप हैं वहाँ जो 7% हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स, वो अपने आप को अलग थलग फील करने लगते हैं। बल्कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ को ऐड किया जाता है, और वो ये है कि जो स्टेट है श्रीलंका की, जो गवर्नमेंट है, वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगी। बुद्धिज़्म जो है वो श्रीलंका का एक स्टेट रिलीजन होगा। इससे क्या होता है कि हमें देखते हैं कि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म की फीलिंग आती है। डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो असल में मेजॉरिटी से फॉर्म होती है। जाहिर सी बात है, जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो वोट करते हैं, और उससे एक पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की मेजॉरिटी को, जो बुद्धिस्ट हैं, जो सिन्हाली स्पीकर्स हैं, उनको फेवर करने लगता है, जिसकी वजह से 1980 में डिफरेंट तमिल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक साथ आते हैं, और वो एक तमिल एलम की, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाती है।
और जब सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा होती है तो श्रीलंका के अंदर कत्लो गारतगिरी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, सिविल वॉर की सिचुएशन में जो तमिल ग्रुप्स हैं वो श्रीलंका की फ़ौज पे अटैक करते हैं और बाद में श्रीलंका की फ़ौज उनके इलाकों पे अटैक करती है। और इस सिविल वॉर की वजह से जो गृह युद्ध श्रीलंका में छिड़ता है, जबकि हम देखते हैं कि डिफरेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें श्रीलंका बहुत आगे है, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका के अंदर एक चॉइस की कंडीशन पैदा होती है जिसके बीच में 2 डिफरेंट और 3 डिफरेंट ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है जो मेजॉरिटेरियनिज्म को, जो सिन्हाला वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं जो मेजॉरिटी में हैं, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और बाकी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपने आप को अलग थलग फील करना शुरू कर देते हैं और उनके अलग थलग फील करने की वजह से ही वो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करते हैं और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं और जो तमिल एलम स्टेट की डिमांड करने वाले लोग हैं उनके बीच में एक बहुत लंबे पीरियड तक आपस में लड़ाई चलती है जिसको हम गृह युद्ध कहते हैं और सिविल वॉर शुरू हो जाती है। नाउ वी आर लर्निंग द Sri Lankan example in which how we have seen that the one majority group tries to dominate over another. We have next example is the accommodation in Belgium. Belgium के अंदर भी सेम सिचुएशन है जो श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका के अंदर भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में एक डिवाइड था और हमने देखा कि किस तरह से सिन्हाला कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी उसने दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट करने की कोशिश की। लेकिन बेल्जियम में 3 डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हैं, डच स्पीकिंग भी हैं, फ्रेंच स्पीकिंग भी हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हैं और तीनों डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में एक सॉल्यूशन तैयार करने की कोशिश की गई ताकि तीनों एक साथ रह सकें और किसी भी किस्म का जो सिविल वॉर का सिचुएशन जो श्रीलंका के अंदर पैदा हुआ वैसा नहीं पैदा हो। तो डेमोक्रेसी हमें एकोमोडेट करना सिखाती है कि किसी तरीके से एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को अपने साथ एकोमोडेट करे। बेल्जियम मॉडल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। उसमें हम एक चीज़ ये देखेंगे कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट का मकसद ये था कि कोई ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिसके तहत डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी एक दूसरे के साथ रह सके। इस मॉडल की क्या खूबी है उसको हम देखते हैं। डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों इक्वल होंगे। अलबत्ता हम ये जानते हैं कि 59% जो है डच स्पीकिंग है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है, लेकिन एक सॉल्यूशन तय किया गया कि दोनों ग्रुप के जो लोग हैं जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों ग्रुप से इक्वल नंबर में होंगे। स्पेशल लॉज बनाए गए जिसके तहत हर कम्युनिटी का अगर उसमें वोट नहीं होगा तब कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता जिसमें तीनों कम्युनिटीज़ का जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है अगर वो उनकी से नहीं होगी, अगर वो नहीं मानेंगे तो वो लॉ पास नहीं हो पाएगा। थर्ड जो चीज़ ये हम देखते हैं कि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो देश के अंदर माइनॉरिटी है लेकिन कैपिटल के अंदर वो मेजॉरिटी में है, तो हम ये देखते हैं कि ब्रुसेल्स के अंदर भी एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि सेपरेट गवर्नमेंट बनती है जिसमें हर कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच जो हैं वो मेजॉरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है, जबकि पूरे बेल्जियम के अंदर डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। तो हम ये देखते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है तो डच और फ्रेंच जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के इक्वल मिनिस्टर होंगे। उसी तरीके से कैपिटल के अंदर जब गवर्नमेंट बनती है तो दोनों कम्युनिटीज़ के दोनों डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के इक्वल नंबर में मिनिस्टर्स होंगे। एक और चीज़ जो बेल्जियम की बहुत अच्छी है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हर कम्युनिटी जो है अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए एक अलग से वो गवर्नमेंट बना सकती है और ये थर्ड किस्म की गवर्नमेंट है। और ये तीनों गवर्नमेंट मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट मिलके बेल्जियम को चला रही है। और बेल्जियम मॉडल को हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े एडवांटेजेस में से है कि किस तरीके से डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों को, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको एक साथ लाया जाता है। और बेल्जियम में ये एग्जाम्पल किस तरीके से सक्सेसफुल होता है। वहीं हम श्रीलंका के केस में देखते हैं कि श्रीलंका ने आज़ाद होने के बाद ही 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है और उसके बाद से उसने कंटिन्यूस ऐसी पॉलिसीज़ को चुना है जिससे वो एक मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाता है, जिसमें जो सिन्हाला लोग हैं उनकी मेजॉरिटी है और वो डोमिनेंट हो जाते हैं दूसरे ग्रुप्स पर, जिसकी वजह से तमिल लोग जो हैं वो गन उठा लेते हैं वो, और सिविल वॉर की सिचुएशन वहाँ पैदा हो जाती है। वी आर लर्निंग दैट वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, और पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने 2 केस देखा, श्रीलंका का और बेल्जियम का। दोनों जगह जो है डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर उसकी वजह से सिविल वॉर हो जाती है।
मेजॉरिटी ओपिनियन को थोपने की वजह से, मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से वहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन होती है। लेकिन हम बेल्जियम का केस लेते हैं तो वहाँ एक ऐसा सॉल्यूशन लाया जाता है जिसके तहत डिफरेंट रिलीजियस और एथनिक ग्रुप एक दूसरे के साथ मिल के रह सके और उन तमाम का पार्टिसिपेशन हो वहाँ की डेमोक्रेसी में। अब यह है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। तो पहला पॉइंट ये है कि पावर शेयरिंग ही जो है वो एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी की रूह जो है वो असल में पावर शेयरिंग में है। डेमोक्रेसी ये सिखाती है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग होना चाहिए, जो स्टेट के डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में पावर किस तरह डिवाइड होना चाहिए। उसी तरीके से अगर पावर शेयरिंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड किया जाएगा तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स किसी भी कंट्री में, मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स जो रहते हैं, अगर पावर शेयरिंग होगी तो उसकी वजह से उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन पैदा नहीं होगी, जैसा हमने बेल्जियम के केस में देखा। पावर शेयरिंग का एक और जो फ़ायदा वो ये है कि ये स्टेबिलिटी लाता है पॉलिटिकल ऑर्डर में। अगर पावर शेयरिंग हम करेंगे तो वो कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल रहेगी। जिस तरीके से हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि 5 साल के बाद जब कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो लोगों के विल से वो गवर्नमेंट चुन के आती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि लोग स्टेबल रहते हैं, और डेमोक्रेसी को इसलिए भी स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है कि वहाँ लोग वायलेंस नहीं करते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो दोबारा वो दूसरी गवर्नमेंट को वोट दे के ले आते हैं। उसी तरीके से अगर पावर शेयरिंग होगी तो उससे स्टेबिलिटी पैदा रहेगी। किसी भी एथनिक ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को अगर ये लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उसको डील करने के लिए पावर शेयरिंग नहीं की गई, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा, तो उससे ये नतीजा हुआ कि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल ऑर्डर में क्योस पैदा हो गया, और उसकी वजह से वहाँ पे जो है तमिल ग्रुप्स ने वायलेंस का, हिंसा का रास्ता अपनाया, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। और अब हम देखते हैं कि अगर पावर शेयरिंग को अप्लाई नहीं किया गया अगर, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम पावर शेयरिंग को नहीं अप्लाई करते हैं, अगर हम विल ऑफ मेजॉरिटी को, जो मेजॉरिटी चाहती है, अगर उसको हम थोपते हैं, तो उससे ये नुकसान होगा कि वो यूनिटी ऑफ नेशन, वो देश जो है इकट्ठा और एक साथ नहीं रह सकता। जब भी डिफरेंट सोशल ग्रुप और एथनिक ग्रुप के दरमियान अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी और मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने ओपिनियन को, अपने तरीके को माइनॉरिटी पे थोपेगी, तो उससे ये लॉस होगा कि वो कंट्री ज़्यादा दिन तक यूनाइट होकर नहीं रह सकती है। दूसरा जो नुकसान ये है कि जो टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी है, यानी मेजॉरिटी का ही ओपिनियन चलेगा, वो जिस तरीके से चाहेंगे देश को चलाएंगे, उनके हक की बात होगी, उनको यूनिवर्सिटी में जॉब मिलेगी, उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और जो अदर एथनिक ग्रुप्स हैं उनको ना यूनिवर्सिटी में स्पेस मिलेगा, ना उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उनके साथ जुल्म होगा। तो उससे क्या होगा कि वो माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा वहाँ परेशान हो जाती है, उनके जो राइट्स हैं उसको वहाँ पालन नहीं होता है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी बहुत दबी कुचली हो जाती है। और इसका एक केस हम श्रीलंका के अंदर ये देखा कि वो माइनॉरिटी फिर स्टेट के खिलाफ बगावत पे उतारू हो जाती है और उससे सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन पैदा होती है। तो इस चैप्टर का जो बुनियादी चीज़ है कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, उसके मुतालिक अगर पावर शेयरिंग को अप्लाई किया जाएगा तो उसका जो फ़ायदा है बेल्जियम में वो हमने देख लिया, और पावर शेयरिंग अगर अप्लाई नहीं होगा तो उसका जो नुकसान है वो हमने श्रीलंका के अंदर देख लिया। थिंक अबाउट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, how power is divided among different organs of the government. In class 9th you have learnt about the distribution of power between legislature, executive and judiciary. This is what we call the horizontal distribution of power. डेमोक्रेसी की एक बहुत खूबसूरती ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड किया जाता है। वो कैसे डिवाइड होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। जिस तरीके से हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, हमारे लिए जाके पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, और वो कानून बनाते हैं, और उस कानून पे अमल करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव होती है। तो हमारे यहाँ चूँकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा MP होते हैं उनका ही एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो प्राइम मिनिस्टर एक गवर्नमेंट चलाता है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी पावर का शेयरिंग होता है। उसके अलावा हमारे पास जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हायर कोर्ट्स हैं और लोअर कोर्ट्स हैं। जुडिशरी क्या करती है, ये चेक्स और बैलेंस का काम करती है कि अगर कोई कानून ऐसा बन गया हमारे देश में जो संविधान की जो बेसिक प्रियम्बल है अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इसके खिलाफ हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दे सकती है। या हमारी गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डर लेती है और वो ऑर्डर
डेमोक्रेसी के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ है तो जुडिशरी उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड करार दे सकती है। ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। उसी तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में इसीलिए पावर को डिवाइड किया गया है ताकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में चेक्स और बैलेंस बना रहे। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं, जो एमपीज़ को, वही एमपीज़ जाके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट अलग होता है। वहाँ प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है और फिर वहाँ सेनेट होती है जो सेनेट कानून बनाती है, और उसके अलावा जुडिशरी अलग से होती है। तो इस तरीके से तीनों डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर काम करते हैं, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने हद से क्रॉस करता है, जो उसकी हद संविधान के अंदर दी गई है, अगर उसको वो क्रॉस करने लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स दिए गए हैं अगर उसकी लिमिट को क्रॉस करता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस ट्राई करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। उसके अलावा क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि जो भी एक इंस्टीट्यूशन है वो दूसरे के ऊपर चेक बना के रखता है, उससे बैलेंस ऑफ पावर होता है। यही जो अरेंजमेंट है हमारे यहाँ, इसको हम चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। उसके अलावा एक और जो डिवाइडेशन होता है पावर का, वो हम देखते हैं कि पावर जो है प्रोविंशियल लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर डिवाइड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर होते हैं जो हमारे देश के अंदर हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पे कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। हमारे संविधान के अंदर हमारे पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं उन पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है उनके ऊपर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट उसका पालन करवाती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे देश की विदेश नीति अगर कौन तय करेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा देश किसी से जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। लेकिन हमारे स्टेट के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अगर पुलिस का प्रॉब्लम है, तो वो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, चीफ मिनिस्टर के अंदर में होती है। ये प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी पावर को डिवाइड किया गया है। उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में म्यूनिसिपलिटी होती है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस क्या करते हैं, उनका कुछ पावर होता है, वो कचरा वगैरह साफ़ करने के लिए, नाला को साफ़ करने के लिए और सिटीज़ को अच्छे से और बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। उसी तरीके से पंचायत लेवल पे भी, जो लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, जो गाँव के अंदर जिसका हेड मुखिया होता है, जिसमें सरपंच होते हैं, ये तमाम लोकल मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पावर को डिफरेंट जगह पर डिवाइड किया गया है और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और पावर शेयरिंग किस किस तरीके से हुई है, इसका दो एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर पावर डिवाइड हो रहा है, दूसरा जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पे पावर डिवाइड हो रहा है। फिर प्रोविंसेस के अंदर भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस लेवल पर और पंचायत लेवल पर पावर को डिवाइड किया जा रहा है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पावर को रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में डिवाइड किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमने पूरे चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ा, जहाँ बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है ताकि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एक दूसरे के साथ एकोमोडेट कर सकें, और ये डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है। उसके अलावा हम ये पावर शेयरिंग का एक और फॉर्म ये देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट हम उसको कहते हैं जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में कुछ वीकर सेक्शंस, एससीज और एसटीज़ के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी गई हैं। उसी तरीके से हम पंचायत के अंदर जब इलेक्शंस होता है हमारे यहाँ गाँव में, तो कुछ सीट्स ऐसी हैं जो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। कुछ ऐसी सीट्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए भी रिजर्व की गई हैं। तो ये इसलिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं ताकि वो ग्रुप जो सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत दिनों से जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है, लोकल लेवल पे पावर नहीं है, या वुमेन हैं, एक डिसएडवांटेज सेक्शंस है, उनके दरमियान वो कैसे जो है रेस में दौड़ सके, वो कैसे आ सके मेन स्ट्रीम में, ताकि उनके लिए जो है सीट्स रिजर्व कर दी जाती है ताकि वो भी पावर शेयरिंग में हिस्सा ले सके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस हम वुमेन का देख सकते हैं कि अगर वुमेन के पास जो है वो ज़्यादा सीट्स से इलेक्ट होकर नहीं आ पा रही हैं, तो हम उनके लिए कुछ सीट्स पार्लियामेंट में, कुछ सीट्स असेंबलीज़ में, कुछ सीट्स पंचायती राज में उनके लिए रिजर्व कर देते हैं। उसी तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है।
दूसरा जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अगर हम देखेंगे, जो पावर शेयरिंग का जो सबसे लास्ट फॉर्म है जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स कैसे डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं और हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के आई है इलेक्शन में, अगर वो हमारे मुताबिक काम नहीं कर रही है तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी को हरा के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। बहुत सारी डेमोक्रेसी में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान लोग चूज़ करते हैं। हमारे यहाँ जो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनके डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग नज़रिए से वो पार्टी आती है और उसको चूज़ करने का हमारे पास हक होता है। ये जो चॉइस है ये भी एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। इसके तहत हम किसी भी पार्टी को सरकार में ला सकते हैं, हम चाहें तो उसको सत्ता से हटा सकते हैं, ये पावर हमारे पास होता है। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा हमारे देश में डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे वर्कर्स यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन है। ये यूनियंस वगैरह जो होती हैं ये क्या करती हैं कि अपने जो लोग हैं उनके लिए ये मांग उठाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, ये सड़कों पे निकलती हैं या ये पैसा जमा करती हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से भी डेमोक्रेसी के अंदर एक अरेंजमेंट होता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी मूवमेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और उस मूवमेंट की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करती है। जैसा एक एग्जांपल 1975 में जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी, उसके बाद 2 साल के बाद इमरजेंसी ख़त्म हुई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। उस टाइम इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट जयप्रकाश नारायण ने चलाया। उस मूवमेंट से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ निकल के आई, उनकी एक अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थी, वो पावर में आई और उन्होंने इसी तरीके से डेमोक्रेसी में हर 5 साल के बाद तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में चेंज होती ही रहती हैं, उसके अलावा 30 साल 40 साल के बाद मूवमेंट होता रहता है और उस मूवमेंट से एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। यानी डेमोक्रेसी में किसी को भी सत्ता से हटाने के लिए या सत्ता में लाने के लिए किसी तरीके की वायलेंस की, किसी तरह की हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक लेजिटिमेट सिस्टम के थ्रू वोट दे के हम किसी को गवर्नमेंट में लाते हैं और वोट दे के किसी को गवर्नमेंट से हटा देते हैं। ये हमारे पास डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है। ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको बोर्ड पे लिखे गए हैं, ये फर्स्ट चैप्टर जो पावर शेयरिंग आपने पढ़ा, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और जो पॉइंट्स आपको लिख दिए गए हैं उसको नोट कर लीजिएगा और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इंशाल्लाह अगली जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे।